नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी का तोहफा, केंद्र सरकार का तोहफा। मोदी जी अगर सांस भी लें, दफ्तर भी जाएं तो बहुत बड़ा मुल्क पे एहसान है। हमारा जो मीडिया उसका स्टाइल यही है। और अब 8वां वेतन आयोग आया है। वेतन आयोग का अभी गठन हुआ है और इसके साथ ही उसकी पहली बैठक भी नहीं हुई है। तोहफा, इतनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इतना ये हो जाएगा, उतना वो हो जाएगा, सारे अखबार रंगे हुए हैं। कुछ हेडलाइन आप देख सकते हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ये हो जाएगा, बल्ले बल्ले होने वाली है कर्मचारियों की, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये है क्या दशा, ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा या बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा? हम बहुत गंभीरता से बहुत सारे आयाम को लेकर, बहुत सारी जानकारियों को लेकर तथ्य आपके सामने रखेंगे और आपको ये समझने की में मदद करेंगे कि इस वेतन आयोग के आने के बाद का सीन क्या हो सकता है। जब वेतन आयोग के परिणाम मिलेंगे तो क्या हो सकता है। पहले ये समझ लें कि ये वेतन आयोग बनाया क्या गया है। डॉक्टर न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक आयोग बना है, टेम्पररी बनता है, जैसे वेतन आयोग बनता है हर साल। और उसमें जो है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के और 69 लाख पेंशन भोगियों के भविष्य का फैसला होगा। यानी करीब 1 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला होने वाला है। और अब चीज़ों को आगे जाने से पहले ये समझे कि इनको करना क्या है। आज कैबिनेट की बैठक में बेसिकली यही काम किया गया है कि इनको करना क्या है ये बताया गया है। तो जो बताया गया उसमें ये कहा गया है कि हमको कुछ चीज़ों को दिमाग में रख के, इन बिंदुओं को दिमाग में रख के ये बताना है कि वेतन कितना बढ़ाया जा सकता है। और ये शर्तें हैं जो वेतन के बारे में 8वां वेतन आयोग को दिमाग में रख के इन शर्तों के तहत ही सिफारिशें करनी होंगी। पहले वाले जमाने गए, केंद्र सरकार पहले से शर्तें दे रही है। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन, यानी देश की इस वक्त आर्थिक हालत क्या है, खराब है कि अच्छी है, इसको देख लेना भैया। यानी केंद्र सरकार खुद कह रही है कि आर्थिक स्थिति बहुत मान नहीं है, दिमाग में रखना। और ये देख लेना भैया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ना हो जाए, हमारी जेब में पैसे ही ना हो और आप ऐलान कर दो। समझ रहे हैं? पहली शर्त है। दूसरी शर्त है विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता। सरकार को अपने काम धंधे जो कुछ वो करना चाहते हैं उसके लिए पैसे छोड़ देना। ऐसा ना हो कि उसके पैसे ही ना बचें। गडकरी साहब को हाईवे के लिए पैसे ना बचें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए पैसे ना बचें, सारे के सारे फोटो वोटो मोदी जी के विज्ञापन वगैरह के लिए पैसे बचने चाहिए। क्योंकि कई योजनाएं तो मोदी जी की जो है इसमें सारा खर्चा ही फोटो पे हो रहा है और किसी काम में होता ही नहीं, विज्ञापनों पे होता है, प्रचार पे होता है, बहुत सारी योजनाएं। तीसरा, राज्य सरकारों पर भी, उनके भी पॉकेट खाली ना हो, उनको भी नुकसान ना हो। और निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे का भी ख्याल रखना, ये कहा गया है। ऐसा ना हो कि जो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा वेतन कर दो तो फिर बाद में अंबानी अडानी सिर खाएंगे, यार आपने तो इतना वेतन बढ़ा दिया, हमारे कर्मचारी भी मांग रहे हैं। तो कर्मचारी को पैसा देने से पहले ये बना दिया गया है, इधर से बंद बंद, यानी इस दायरे के अंदर ये आयोग आपको देगा सिफारिशें। तो पहले चीज़ ये क्लियर कर लीजिए। इसके बाद इस आयोग में पहले ही देरी हुई है, बहुत सारी देरी क्यों हुई है? 10 महीने की सीरियस देरी हुई है। इसको 10 महीने पहले आ जाना चाहिए था। और जब बात हो रही है कि ये लागू होगा, इस साल के बजट में भी 8वें वेतन आयोग के मुताबिक एक मोटा मोटा अंदाज रखा था, वेतन आयोग बनेगा, इतना मोटा मोटा अंदाजा आएगा। हम आपके सामने बात कर रहे हैं अभी। तो कितना खर्चा एक्स्ट्रा रही होगा, बजट में सरकार प्रोविजन लेके चलती है, और जब सरकार ने बजट में प्रोविजन नहीं रखा है तो वेतन कैसे बढ़ा देगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इसको आगे चलें, लेकिन ये टर्म ऑफ रेफरेंस जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, किस आधार पर सरकार को ये करना है। अब सरकार को ये क्या बोलेंगे कि भाई 4th क्लास की इतनी बढ़ा दो, 3rd क्लास की इतनी बढ़ा दो ना, ये आपको एक आंकड़ा देंगे कि भैया ये है आंकड़ा और इतना आपको कर देना है। वो आंकड़ा क्या होगा पहले उसको समझते। वो आंकड़ा होता है एक फिटमेंट फैक्टर होता है। ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये हो जाएगा कुल मिला के फिटनेस फैक्टर, मतलब कुल मिला जुला के हम इस लेवल तक ऊपर ले जा सकते हैं।
तो फिटमेंट फैक्टर मतलब होता है, फिटमेंट फैक्टर 1 मतलब जितना बेसिक आज है उतना ही बेसिक रहेगा। 1.5 का मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। ये होता है फिटमेंट फैक्टर। तो ये जो आयोग है ये आपको इन तमाम सारी सरकारी बंदिशों से, इधर से हाथ बांधा, इधर से पैर बांधा, अब इसके ज़रिए ये जितना हिल जाएगा कि हाँ भाई इतना फिटमेंट फैक्टर हम दे सकते हैं, राज्य सरकारों पे भी बोझ ना पड़े, सरकार के खजाने पे भी जोर ना पड़े, सरकार के खर्चे वर्चे चलते रहें, सब दिमाग में रख के। और उसके बाद में आर्थिक स्थिति देश की कैसी ये भी दिमाग में रख लो, जीडीपी बीडीपी का ध्यान में रखना। अब अगर उसने वो जो रोज़ सोशल मीडिया पे आता है हिंदुस्तान उत्तर प्रगति कर रहा है, ये दिमाग में रख लिया तो सरकार को सर पीटना पड़ेगा। लेकिन अब हम समझते हैं ये फिटमेंट फैक्टर और उससे जुड़ी हुई कहानी कि ये कैसे हमारे जीवन पे और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के करीब 1 करोड़ के आसपास लोग हैं और उन 1 करोड़ लोगों के परिवार में कुल मिला के 5 करोड़ लोग हैं। एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 4-5 लोग, 4 से 5 करोड़ लोग हैं और उन सब पे आश्रित उनके ज़रिए चलने वाली पूरे देश की अर्थव्यवस्था है। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का पैसा जब बाज़ार में आता है तो उद्योग धंधे सब कुछ चलता है। तो ये मामला सिर्फ 1 करोड़ लोगों के फ़ायदे या नुकसान का नहीं है, इस देश की प्रगति का है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जनता के हाथ में पैसा नहीं दोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सरकार के इरादे लगते नहीं हैं कि वो देश को आगे बढ़ाना चाहती है। कैसे? इसका एक अनुमान लगाते हैं। ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये कितना हो सकता है इस आयोग के हिसाब से, जो इन्होंने 4 शर्तें रखी हैं उसको दिमाग में रख के बहुत सारी एजेंसियों ने एक अनुमान लगाया है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि ये 1.83 से 2.46 के आसपास होगा फिटमेंट फैक्टर। दूसरा, कोटक इक्विटीज़ का अनुमान है फिटमेंट फैक्टर 1.8 होगा, मैं समझा दूंगा अभी सरल तरीके से। और जो स्वतंत्र विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं 1.9 से 2.1 के बीच में होगा। मतलब ये होगा कि जिसकी बेसिक अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 है, तो सबसे ज़्यादा लोग जिसको नज़दीक मान के चल रहे हैं, इसलिए हम इसी पे बात करते हैं कि 1.9 अगर फिटमेंट फैक्टर है तो आज अगर आपकी बेसिक सैलरी 10 रुपये है या 100 रुपये है तो 190 रुपये हो जाएंगे। तो मतलब आप खुश हो जाएंगे, वाह 190 हो जाएगी। लेकिन जरा ठहरो, पूरा हिसाब समझना ज़रूरी है। ये फिटमेंट फैक्टर 1.9 जो है, जैसे ही ये लागू होगा आपका महंगाई भत्ता बंद हो जाएगा। यानी आपको 90% बढ़ोतरी होगी लेकिन 58% महंगाई भत्ता खत्म हो जाएगा। यानी उस दिन से महंगाई भत्ते की नए सिरे से देखा जाएगा, आगे गणना होगी। तो आपको क्या मिला, 90 में से 58 घस गए तो कितना बचा, 32। अभी ठहरो, इसके बाद की कहानी और भी रोचक है। कहानी रोचक ये है कि आपको जो मिल रहा है वो और आपका जो सही में खर्चा बढ़ा है, ये जो महंगाई भत्ता देते हैं, ये महंगाई भत्ता देते हैं अपने सीपीआई के हिसाब से। क्या है जिसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो सरकार जो आंकड़े जारी करती है, फर्जी आंकड़े होते हैं वो, मैं कह रहा हूँ आपको। फर्जी ऐसे होते हैं कि वो उनके पास एक बास्केट है, मैं कई बार सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको सिखाने वाला कौन होता हूँ, जो स्टूडेंट्स है वो सीखने के लिए, ठीक है। तो एक बास्केट होती है, यानी एक तय किया जाता है कि एक महीने में आदमी ये चीज़ें खरीदता है, उसमें 2 साबुन, 1 माचिस, एक जो है वो तेल, एक ये वगैरह वगैरह चीज़ों की एक पूरी सूची होती है। उस सूची का जोड़ते हैं दाम कितना बढ़ गया। अगर वो सूची में 6% बढ़ गया तो महंगाई बढ़ेगी, 6% मानी जाएगी। ये तरीका होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो महंगाई आती है उसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। लेकिन सरकार ने क्या बदमाशी की है कि एक परमिशन दे दी है कंपनियों को, जो बीच में वापस ली जा रही थी, कहा जा रहा था कि ये फर्जी वाला है और ये फ्रॉड है। क्या आपके साबुन में पहले 90 ग्राम साबुन आता था, अब 60 ग्राम आ रहा है या 70 ग्राम आ रहा है? माचिस की तीलियां पहले 50 होती थी, अब 34 या 32 होती हैं। बिस्किट 8 निकलते थे 5 रुपये वाले पैकेट में, अब 2 निकल रहे हैं। लेकिन जब आप सीपीआई का कैलकुलेशन करेंगे तो बिस्कुट का एक पैकेट, कोई उसमें ग्राम नहीं काउंट करता है, ऐसे ही बनता है हिंदुस्तान में महंगाई का आंकड़ा। तो जब इस तरह से आंकड़े आते हैं सीपीआई के, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, तो वो महंगाई को ऐसे ही गणित से बढ़ा हुआ दिखाता है, सीपीआई के आंकड़ों में नहीं देखा जाता। दूसरा, सीपीआई के आंकड़ों में चीज़ों की पेरिफेरल कॉस्ट नहीं देखी जाती। घर से घर तक जो सामान पहुंच रहा है
उसके बीच में कॉस्ट कितनी बढ़ रही है वो देखी नहीं जाती है। तो नतीजा ये हुआ कि आपके पास में जो सामान आ रहा है उसको पहुंचाने की अगर कीमत बढ़ गई है वो उसमें समायोजित नहीं होगी। तो आप क्या करोगे? सरकार तो इसी महंगाई के आंकड़े पे आपका महंगाई भत्ता बढ़ाती आ रही है 58। तो जो 58% महंगाई भत्ता पिछले वित्त आयोग से अभी तक हुआ था, जिसको ये खत्म करने वाले हैं, कायदे से तो उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा कितना होना चाहिए? तो हम सीपीआई के आंकड़े को मान लेते हैं कि ये सरकारी आंकड़ा, इसको एक तरफ रखो, ये सरकार महंगाई के आंकड़े ना बढ़ें इसलिए इसको खेल कर दिया, खेल में बता दिया क्या कर दिया। अब आते हैं एक्चुअल आंकड़े। एक्चुअल आंकड़े भी एक होते हैं और वो होते हैं घरेलू खर्च में वृद्धि का आंकड़ा। एनएसएस का जो सर्वे होता है वो नेशनल सैंपल सर्वे, हमारे देश का जो सीपीआई बता रहा है वो 5 से 4%, 5.4% 6% के बीच में बता रहा है। कौन सा? ये जो सरकार वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। लेकिन घर का खर्चा जो बढ़ा है वो 9% बढ़ा है, 8 से 9%। यानी कर्मचारी को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है 8 से 9%। सरकार उसका डीए बढ़ाती है इस सीपीआई के आधार पर, और सीपीआई जितना डीए पूरा नहीं बढ़ा देती है, उसमें भी कटौती करती है। तो कुल मिला के कर्मचारी का जो वेतन बढ़ने वाला है 2 साल बाद लागू होगा, क्योंकि अभी ये आएगा, आने के बाद में एक अलग बात है कि कर्मचारी को उसका पुराना बकाया जो मिलेगा उसको ये बताया जा रहा है तोहफा है, माला माल हो जाओगे, एरियर मिलेगा तुमको। अरे एरियर क्या यार, मेरा कर्जा तुम 6 महीने से पैसे दबा के बैठे हो, साल भर से दबा के बैठे हो, आज लौटा रहे हो तो मुझसे कह रहे हो खुश हो जाओ। ये कहानी भी अखबार सुना रहे हैं। खैर इसको अलग रखते हैं, इधर आते हैं। तो जो वेतन वृद्धि होने वाली है, अगर हम एक हिसाब लगाएं सीधे सीधे, तो जो वास्तविक फायदा अब आ रहा है वो आ रहा है 15 से 18% का, ठीक है। और अगर वास्तविक लाभ देखें तो कितना होगा? 0.2%। कैसे? मैंने क्या किया कि ये पूरा का पूरा जो आपका आंकड़ा था उस आंकड़े के अंदर इस महंगाई को जोड़ा। कौन सी वाली को? जो आपकी जेब पे खर्चा आ रहा है। और ये पूरी तरह से फिटमेंट के अंदर से जब आप महंगाई भत्ता निकाल दोगे 58% और साथ में निकाल दोगे ये वाली महंगाई 9%, तो क्या होगा? तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कुल मिला के खर्चा बढ़ने वाला है मुश्किल से 2%, 4%, 6%। और सुनो, अभी इसमें एक खर्चा और जोड़ने वाला है जिस खर्चे को आप देख नहीं रहे, क्योंकि अभी महंगाई भत्ता है, बाद में ये महंगाई भत्ता फिट खत्म हो जाएगा और फिटमेंट में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी पूरी बेसिक सैलरी। आज आपकी 1 लाख बेसिक सैलरी है, 58,000 महंगाई भत्ता मिल रहा है। बाद में 1,58,000 खत्म हो जाएगा, 58,000 महंगाई भत्ता, और 1,90,000 बेसिक हो जाएगी। तो आपका जो इस बीच में महंगाई एक्चुअल बढ़ी और आपका जो पैसा कमजोर होता जा रहा है, घटता जा रहा है महंगाई बढ़ने के कारण, कि पैसे की हैसियत कम हो रही है। फिर जिस चीज की तुलना में हैसियत को नापा जाता है, रुपए की कीमत गिर रही है, सामान विदेशों से ही आना है, सारी डॉलर की कीमत गिर रही है। तो मेरे पास में ले दे के जो मेरी परचेजिंग पावर थी वो तो कम हो गई भैया। आपने तो कह दिया वेतन बढ़ा दिया, तो वो तो कम हो रही है, क्योंकि मैं जब चीजें तो विदेश से ही आनी है, सामान चीन से ही आना है, तेल भी आना है तो बाहर से आना है, हल्दीराम का नमकीन खा रहे हो तो उसका तेल भी बाहर से आ रहा है, पेट्रोल डीजल सब तो बाहर से आ रहा है, और रुपया कमजोर होता जा रहा है, और मुझे सैलरी रुपए में मिल रही है। तो मामला कहां जाके पहुंच गया? 0/नील सन्नाटा पे। यानी मेरे को जो ये पिक्चर दिखा रहा है अखबार, मान ये होने वाला है, सिचुएशन तो कुछ और है। अब और आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को दूसरी तरीके से समझते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे देश में क्या फिटमेंट बढ़ाया नहीं जा सकता? 1.9% तक ही क्यों जाएगा? 1.8% ही क्यों जाएगा? 4% भी तो कर सकते हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नहीं कर सकती सर। मेरी सरकार दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से तय होती है कि उसको क्या करना है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार का जो घाटा है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मोदी जी की मर्जी नहीं है। मोदी जी चाहे ना चाहें, ये IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जिनके कदमों में दंडवत हैं हम, वो तय करती हैं कि आपकी सेहत अच्छी तभी मानी जाएगी जब आप 4% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रखेंगे। और 4% के फिस्कल डेफिसिट में से ही वो सारी चीज़ें बताई थी अभी कि भैया सरकार को खर्चा दे देना, आर्थिक स्थिति का ध्यान रख लेना, राज्यों को भी दिक्कत ना हो और उद्योगों से ज़्यादा तनख्वाह ना हो जाए तुम्हारी।
तो ये जो उद्योगों वाले को अगर छोड़ दो तो बाकी चीज़ों में जो खर्चा हो रहा है ये भी उस 4% में ही आ रहा है ना। तो वेतन पेंशन इस फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं। इस पूंजीवादी ड्रामे, ये पूंजीवादी ड्रामा है, पूंजीवादी कैलकुलेशन है, इनके अंदर वेलफेयर स्टेट नहीं है। वियतनाम से किसी ने नहीं कहा कि तूने फिस्कल डेफिसिट क्या किया क्या नहीं किया, उसने पूरा का पूरा रोजगार बढ़ा के अपने देश से गरीबी खत्म कर दी। दूसरे चैनल पे वीडियो 2 दिन पहले मैंने बताया था। अब हालत यह है कि भारत का घाटा लगभग 5.1% है अभी फिस्कल डेफिसिट। अब अगर फिटमेंट 2% से ऊपर रखा गया तो ये कितना हो जाएगा, 6% से ज़्यादा हो जाएगा। और 6% से ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 पूरा इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि ये सारे ही खर्चा थोड़ी है। 2% 6% से आगे निकल जाएगा। 6% से आगे निकल जाएगा तो ये दुनिया भर में जो बॉस लोग बैठे हुए हैं वो FRBM एक्ट लागू कर देंगे और कहेंगे इसके दायरे के तो बाहर जा रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, ये नकारात्मक समीक्षा। भारत की सरकार तो घाटे में चल रही है। घाटे की एक लिमिट होनी चाहिए सरकार की, लेकिन ये लिमिट पार कर रही है। तो जाहिर बात है इसीलिए उनको मैंडेट दिया गया है, भैया इससे ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो वो फिच मूडी की जो रेटिंग है ना, स्टैंडर्ड पुअर्स की, उसमें भारत नीचे आ जाएगा। आप तो समझ रहे हैं, सरल लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा है तो बताएं, मैं और सरल कर दूंगा, कमेंट में डालिएगा। खैर, अब हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव, वर्ल्ड बैंक, IMF लगातार वो कह रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन करो और फिस्कल डिसिप्लिन लाओ। ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे, यानी अनुशासन आर्थिक होना चाहिए सरकार में। याद कीजिए, मनमोहन सिंह ने एक नियम बना दिया था, किसी सरकार में इतने % से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते क्योंकि खर्चा ना हो, इसके लिए नियम बनाया गया था, सरकारी खर्चे कम करने के लिए। अब थोड़ा सीन बदल गया, लेकिन फिर भी G20 के अंदर सरकार ने जाके वादा किया है, G20 सम्मेलन कराया था, 2025-26 तक हम 4.5% ले आएंगे राजकोषीय घाटा, जो 5% पहले से ही चल रहा है। और कर्मचारियों का वेतन अगर 2 तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए सरकार क्या कहेगी, इनको कम रखना जी। तो अगर CPI 6 जाता है और आम आदमी के घर का खर्चा पहले ही 9 से 9% बढ़ चुका है, जो मैं आपको डाटा बता चुका हूँ, CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6 जाता है, तो महंगाई की जो असली तस्वीर आएगी वो साफ दिख रहा है। 2 से 3% से ज़्यादा गेन किसी कर्मचारी को होने ही नहीं है। और याद रखिए, ये अगली बढ़ोतरी 10 साल बाद होगी। इस 10 साल में इकोनॉमी का जो हाल होगा उसको समझ लीजिए। आपको महंगाई भत्ता मिलेगा लेकिन CPI के हिसाब से मिलेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग, अफोर्डेबिलिटी उससे ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही होगी। तो आप अगर 10 साल के बीच में 5 साल के मिड को अगर नाप लें तो आपको ये फ़ायदा होने के बजाय ये वेतन आयोग नुकसान देने जा रहा है। अब आप कहोगे कि अभी तो गठन भी नहीं हुआ, आपने कह दिया गठन भी नहीं हुआ और लोग अगर अनुमान लगा रहे हैं कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, ये होने वाली है, तो एक रियलिस्टिक अनुमान लगाना, ज़मीनी अनुमान लगाना हमारी पत्रकार होने के नाते जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम आपको ये अनुमान दे रहे हैं। और ये अनुमान कहता है कि सरकार को कहीं आसमान से ताले तोड़ के पैसे मिल जाएं, कहीं से हीरों की बारिश हो जाए तो बात अलग है, वरना सरकार का जो हिसाब किताब है और जिस हिसाब किताब में उन्होंने उनको कहा है कि भैया इसी के अंदर करना है आपको, तो ये ध्यान रखना भैया, इतने के अंदर ही करना है, उस हिसाब से इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। तो कुल मिला के ये वेतन जब बढ़ेगा तो 2025 की महंगाई तक जितना स्थिति है उतना ही हो जाएगा। यानी 10 साल में जो पिछला वेतन आयोग था उससे 10 साल बाद भी भारत का कर्मचारी और पेंशनर उसी स्थान पर खड़ा हुआ है, वो भी तब जबकि 10 महीने बाद तो इसकी सिफारिशें आएंगी। अभी तो सिफारिशें क्या आएंगी, तो ये गठन हो रहा है, फिर सिफारिशें होंगी, फिर लागू होगी। 1 साल कम से कम लेट चल रहा है मामला। तो कौन कह रहा था भैया फायदा ही फायदा होने वाला है? इन सारे अखबार वालों को जरा कैलकुलेशन दिखाइए और पूछिए, पोस्ट करिए इनके ऊपर और इनसे जवाब पूछिए कि भैया ये बताओ किस आधार पे तुम कह रहे हो कि कर्मचारियों की लॉटरी। या मोदी जी कुछ भी करें, मोदी जी आज शाम को हम आपको बताएंगे मोदी जी के सांस लेने के फायदे, आज शाम को हम आपको बताएंगे बुलडोजर चलाने के फायदे, आज शाम को हम आपको बनाएंगे मिनरल वाटर के कुंड में नहाने के फायदे।
तो वो कुछ भी हो, मास्टर स्ट्रोक होता है। और उसी तरह से ये आयोग का गठन होने का अभी आदेश हुआ है, फायदे की घोषणा पहले कर दी गई है, जबकि होने वाला है घाटा। उम्मीद करता हूं आप सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एकदम सरल कर दिया है मैंने। वीडियो एक ही दरकार रहती है, एक ही गुजारिश रहती है, एक ही रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया 2 मिलियन होने वाला है नॉकिंग न्यूज़। दूसरा वाला बेचारा से छड़ जा रहा है, गिरजेश वशिष्ठ नाम से, मेरे नाम से चैनल है वो, उसका 8 ही लाख पे अटक गया। उसका कम से कम 1 मिलियन तो करा दीजिए। तो उसके चैनल देख लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।